एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। ऐसा क्यों होता है कि एक जैसी कमाई करने वाले कुछ लोग अमीर होकर रिटायर होते हैं, जबकि दूसरे वो पूरी जिंदगी बस पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? पहली नज़र में लगता है कि जवाब शायद किस्मत में होगा, या होशियारी में, या फिर किसी सीक्रेट फाइनेंशियल फॉर्मूले में। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और ज्यादा इंसानी भी। जवाब असल में गणित में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है, हमारी आदतों में, हमारी कहानियों में। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़े कुछ विचार और किस्से हैं। अच्छा, जो हमें पैसे के साथ हमारे इस अजीब से रिश्ते को समझने में मदद करेंगे। तुम्हारा मकसद साफ है, ये समझना कि हम पैसे को लेकर वैसे फैसले क्यों लेते हैं जैसे हम लेते हैं, और उस समझ से अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं दो ऐसी कहानियों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर सच एक ही बताती हैं। हाँ, और ये कहानियां दिमाग खोल देती हैं। पहली कहानी एक कह सकते हैं फाइनेंशियल जीनियस की है। एक टॉप टेक एग्जीक्यूटिव, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ। ओके। उसने वाईफाई टेक्नोलॉजी के एक हिस्से का पेटेंट भी कराया था। मतलब उसके पास करोड़ों थे, सफलता की जीती जागती तस्वीर। फिर तो सब सेट था। हाँ, पर उसका व्यवहार बहुत अजीब था। वो जेब में नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, लोगों पर रौब झाड़ने के लिए। अच्छा। एक बार तो उसने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए सोने के सिक्के खरीदे और उन्हें पत्थर की तरह समुद्र में फेंक दिया। क्या? बस यूं ही दिखावे के लिए? हाँ, बस दिखावे के लिए। और नतीजा, कुछ ही सालों में वो दिवालिया हो गया। ओह। उसकी सारी डिग्रियां, सारा ज्ञान, सब बेकार हो गया। अब दूसरी कहानी सुनिए। वर्मोंट का एक आदमी, रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड? वो 38 साल तक एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट था और 17 साल तक एक स्टोर में चौकीदार। उसकी जिंदगी बेहद सादी थी। मतलब एक आम आदमी। बिल्कुल। उसके दोस्त बताते हैं कि वो अपनी फटी हुई कोट को सिलने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करता था। यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास पैसा होगा। बिल्कुल नहीं, किसी को अंदाजा तक नहीं था। लेकिन रोनाल्ड रीड चुपचाप अपनी छोटी छोटी बचत को ब्लू चिप शेयरों में लगाता रहा। मतलब बड़ी भरोसेमंद कंपनियों के स्टॉक्स में। हाँ, और उसने दशकों तक इंतजार किया। जब 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो दुनिया हैरान रह गई। क्यों? उसने अपने पीछे $8 मिलियन, यानी आज के हिसाब से लगभग 65 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी थी। कमाल है। ये दो कहानियां पैसे के बारे में शायद सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं। वो क्या है? कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका दिमाग कितना तेज है, बल्कि इस पर कि आपका व्यवहार कैसा है। वो टेक एग्जीक्यूटिव एक जीनियस था, लेकिन उसका अहंकार और दिखावा उसे ले डूबा। वहीं रोनाल्ड रीड, जिसके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं थी, सिर्फ 2 चीजों के दम पर अमीर बना, संयम और धैर्य। तो आप कह रहे हैं कि पैसे के खेल में हमारा स्वभाव हमारी बुद्धिमानी से ज्यादा ताकतवर है? हमेशा। वित्तीय सफलता कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल? हाँ, आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में लालच और डर को काबू करने का अनुशासन नहीं है, तो आप पैसे के मामले में बुरी तरह फेल हो सकते हैं। सही बात है। और रोनाल्ड रीड की कहानी हमें एक और जरूरी बात की ओर ले जाती है। वो क्या? कि पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने वाला इंसान पागल नहीं होता। कोई भी पागल नहीं होता, ये तो बड़ी बात है। हाँ, हर कोई अपने दिमागी मॉडल के हिसाब से फैसला लेता है। जो फैसला आपको बेवकूफी भरा लग सकता है, वो किसी और के लिए पूरी तरह से तर्कसंगत हो सकता है। जैसे लॉटरी का टिकट खरीदना। बाहर से देखने पर तो ये सीधे सीधे पैसों की बर्बादी लगती है। बिल्कुल। गणित के हिसाब से जीतने की संभावना लगभग 0 है। तो फिर? लेकिन उस इंसान के नजरिए से सोचिए जो हफ्ते के 5,000 रुपए कमाता है। उसके लिए बचत करके अमीर बनना एक सपना है जो शायद कभी पूरा ना हो। लेकिन 100 रुपए का लॉटरी टिकट, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक हफ्ते की उम्मीद है। वो एक सपना देखने का जरिया है कि शायद, बस शायद, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। मतलब वो उम्मीद खरीद रहा है, टिकट नहीं। हाँ, वो 100 रुपए में तनाव से एक छोटी सी छुट्टी खरीद रहा है। उसके अनुभव में ये पागलपन नहीं है। तो मतलब हम सब अपने अपने अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं और हमारे वित्तीय फैसले उसी का नतीजा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब एक ही खेल नहीं खेल रहे हैं। नियम तो सबके लिए एक ही है ना? शेयर बाजार तो सबके लिए एक जैसा ही है। नियम भले ही एक हो, लेकिन हमारा खेलने का तरीका
और हमारा गोल पोस्ट बिल्कुल अलग होते। कैसे? सोचिए, एक इंसान जिसने 2008 के आर्थिक संकट में अपने माता-पिता को अपना घर और नौकरी खोते देखा है, उसके लिए शेयर बाजार क्या होगा? एक डरावनी, खतरनाक जगह। बिल्कुल, वो शायद कभी भी अपना पैसा वहां लगाने की हिम्मत न करे। और वहीं कोई ऐसा इंसान जो 90 के दशक की आर्थिक तेजी के दौर में बड़ा हुआ है। हाँ, जिसने सिर्फ बाजार को ऊपर जाते देखा है। उसके लिए तो वो मौकों से भरी एक रोमांचक जगह होगी। सही कहा, वो ज्यादा जोखिम लेगा, ज्यादा आक्रामक तरीके से निवेश करेगा। दोनों में से कोई भी सही या गलत नहीं है। दोनों अपने अपने अनुभवों के आधार पर तर्कसंगत फैसले ले रहे हैं। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये जो आधुनिक वित्तीय दुनिया है, क्रेडिट कार्ड, 401 के इंडेक्स फंड, ये सब बहुत नए हैं। हाँ, हम सब पहली पीढ़ी की सीखने वाले हैं जो चलते चलते सीख रहे हैं। इसलिए किसी को जज करना आसान है, लेकिन समझना मुश्किल। ये बात मुझे बिल गेट्स की कहानी की याद दिलाती है। हम सब उनकी होशियारी और मेहनत की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या उनकी सफलता में किस्मत का भी कोई हाथ था? बहुत बड़ा हाथ था, और ये वो पहलू है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। अच्छा। बिल गेट्स का स्कूल लेकसाइड 1968 में दुनिया के उन चल स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर था। 1968 में? ये तो हाँ, ये कोई आम बात नहीं थी। ये 1 लाख में एक वाली किस्मत थी। उस एक स्कूल में पढ़ना, उस एक टीचर से मिलना जिसने उस कंप्यूटर के लिए पैसे जुटाए। अगर इनमें से एक भी चीज ना होती तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। तो ये तो हुई किस्मत, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, जोखिम। हाँ, और ये कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। गेट्स के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, केंट इवांस। वो भी उतने ही होशियार, उतने ही जुनूनी। दोनों घंटों कंप्यूटर पर साथ में काम करते थे। दोनों का सपना था कि वे साथ मिलकर एक कंपनी चलाएंगे। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले केंट की एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। ये भी 1 लाख में एक वाली घटना थी, लेकिन ये जोखिम था। बिल गेट्स को 1 लाख में एक वाली अच्छी किस्मत मिली और केंट इवांस को 1 लाख में एक वाला बुरा जोखिम। मतलब सफलता और असफलता में ये अदृश्य ताकतें हमेशा काम करती हैं। हमेशा, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और जब लोग इस बात को भूल जाते हैं तो वो एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं, और ज्यादा की चाहत। बिल्कुल। मुझे रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ की कहानियां याद आती हैं। ये लोग पहले से ही बेहद अमीर और सफल थे। उनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, इज्जत। फिर भी उन्होंने और ज्यादा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और जेल गए। ये बात हजम नहीं होती। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपना गोल पोस्ट खिसकाना बंद नहीं किया। जब आप सामाजिक तुलना करने लगते हैं, जब आप अपने पड़ोसी की कार या अपने दोस्त की कमाई को देखकर अपनी सफलता का पैमाना तय करते हैं, तो आप एक ऐसा खेल खेलने लगते हैं जिससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्योंकि कोई ना कोई हमेशा आपसे आगे होगा। हमेशा। तो इसका मतलब है कि सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल पैसा कमाना नहीं है। नहीं, सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल ये जानना है कि बस बहुत हुआ, इनफ। जब आप ये तय नहीं कर पाते तो लालच और असुरक्षा आप पर हावी हो जाती है। और आप ऐसे जोखिम लेने लगते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी और से आगे निकलना चाहते हैं। यही वो जाल है जिसमें रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ फंसे। उन्होंने वो चीज दांव पर लगा दी जो उनके पास थी और जिसकी उन्हें जरूरत थी। उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर किस्मत इतनी बड़ी भूमिका निभाती है और ज्यादा की चाहत खतरनाक है, तो फिर दौलत बनाने का भरोसेमंद तरीका क्या है? कोई तो तरीका होगा जो सिर्फ किस्मत पर निर्भर ना हो। बिल्कुल है, और वो तरीका थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन वो दुनिया का 8वां अजूबा है, कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि ब्याज। इसे समझाने के लिए किताब में एक हिमयुग या आइस एज का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। चलिए उसे साथ मिलकर समझते हैं। आप शुरू कीजिए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हिमयुग किसी बड़ी तबाही से शुरू हुआ होगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो या एस्टेरॉयड टकराया हो। ऐसा ही लगता है। पर ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई बस थोड़ी सी ठंडी गर्मी से, जब पिछले साल की बर्फ की एक पतली सी परत पूरी तरह पिघलने से रह गई। बिल्कुल, और यही छोटा सा बचा हुआ हिस्सा, वो न पिघली हुई बर्फ ही तो हमारा शुरुआती निवेश है। पहली नजर में इसका कोई असर नहीं दिखता। सही। फिर अगली सर्दियों में उस पर और बर्फ गिरी, और अगली गर्मी फिर से थोड़ी ठंडी रही, तो वो परत भी नहीं पिघली। धीरे धीरे साल दर साल परत दर परत बर्फ जमती गई, और नतीजा कुछ ही समय में पूरे के पूरे महाद्वीप बर्फ की मीलों मोटी चादर के नीचे दब गए।
दौलत भी ठीक ऐसे ही बनती है। छोटे छोटे लगातार किए गए निवेश जो शुरुआत में नजर भी नहीं आते, लेकिन समय के साथ एक विशाल रूप ले लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफेट। हम सब जानते हैं कि वो एक महान निवेशक हैं, लेकिन उनकी दौलत का असली राज क्या है? उनका राज है समय। बफेट की कुल संपत्ति का 99% हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद आया है। 99%? 50 के बाद? हाँ, उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था और आज 90 की उम्र के पार भी कर रहे हैं। उनकी असली महाशक्ति उनका निवेश कौशल नहीं, बल्कि बाजार में 80 साल तक टिके रहना है। उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए दशकों का समय दिया। बिल्कुल। तो ये हमें सबसे जरूरी नियम की ओर ले जाता है, सर्वाइवल, यानी खेल में बने रहना। हाँ, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप उसे बाधित न करें। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं या कोई बड़ा जोखिम लेकर बर्बाद हो जाते हैं तो आप उस हिमयुग को बनते हुए देखने के लिए टिकी नहीं पाएंगे। सही कहा। इसीलिए किसी भी कीमत पर बड़ी बर्बादी से बचना दौलत बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। तो अब तक हमने व्यवहार, नजरिए, किस्मत और कंपाउंडिंग की बात की, लेकिन यहाँ एक आखिरी और शायद सबसे गहरा सवाल है। ये सब कुछ किस लिए? पैसा असल में किस लिए है? दौलत का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते तो हम बस बिना मंजिल के दौड़ते रहेंगे। इसे समझने के लिए किताब में मैन इन द कार पैराडॉक्स का जिक्र है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। अच्छा। हम सोचते हैं कि एक फरारी जैसी महंगी कार खरीदने से लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमें खास समझेंगे। हाँ, यही सोच होती है। लेकिन असल में क्या होता है? जब आप सड़क पर एक फरारी देखते हैं तो क्या आप ड्राइवर के बारे में सोचते हैं कि वाह, ये आदमी कितना सफल और होशियार होगा? नहीं, कभी नहीं। मैं तो बस कार को देखता हूँ और सोचता हूँ, वाह क्या कार है, काश ये मेरे पास होती। और आप खुद को उस सीट पर होने की कल्पना करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ड्राइवर तो अदृश्य हो जाता है। हम दौलत का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें और हमारी तारीफ करें, लेकिन ये काम नहीं करता। लोग उस चीज की तारीफ करते हैं, आपकी नहीं। तो अगर महंगी चीजें हमें वो सम्मान और खुशी नहीं दे सकती जो हम सोचते हैं, तो फिर पैसे का असली फायदा क्या है? असली दौलत है आजादी। आजादी? हाँ, अपने समय पर नियंत्रण, सुबह उठकर ये कह पाने की ताकत, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जहां चाहूं वहां जा सकता हूं और जिसके साथ चाहूं उसके साथ समय बिता सकता हूं। ये असली दौलत है। यानी पैसा खुद लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस आजादी को हासिल करने का एक जरिया है। बिल्कुल। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यही है, एक जहरीली नौकरी छोड़ने की ताकत, क्योंकि आपके पास कुछ महीनों का खर्च चलाने के लिए बचत है। किसी बीमार परिवार वाले की देखभाल के लिए काम से छुट्टी लेने की आजादी, बिना सैलरी कटने की चिंता किए, अपने बच्चों के साथ बिना किसी तनाव के समय बिताने का मौका, यही असली दौलत है। यह नियंत्रण की भावना किसी भी फेरारी या बड़े घर से कहीं ज्यादा और स्थायी खुशी देती है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटते हमने कुछ बहुत गहरी बातें सीखी। पहली, पैसे के मामले में आपका व्यवहार आपकी बुद्धिमानी से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, एक अनुशासित चौकीदार एक लापरवाह जीनियस को हरा सकता है। दूसरी, पैसे को लेकर हमारा नजरिया हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है, इसलिए कोई भी पागल नहीं है। सही कहा। जो एक के लिए पागलपन है वो दूसरे के लिए पूरी तरह तर्कसंगत हो सकता है। तीसरी, और ज्यादा की चाहत एक खतरनाक जाल है। सबसे जरूरी कौशल यह जानना है कि बस बहुत हुआ। चौथी, दौलत बनाने का असली रहस्य समय और सर्वाइवल है। लंबे समय तक खेल में बने रहना ही जीत की गारंटी है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, पैसे का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य आजादी है, अपने समय और अपने फैसलों पर पूरा नियंत्रण। और मैं श्रोता के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमने जिन स्रोतों पर बात की वे बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि अमेरिकी नीतियों ने जानबूझकर उपभोक्ताओं को खर्च करने और कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए। हाँ, क्रेडिट कार्ड और आसान कर्ज जैसी चीजें इसी सोच का नतीजा थीं। तो मेरा अंतिम विचार ये है, ये देखते हुए कि हमारी पूरी उपभोक्ता संस्कृति दशकों पहले खर्च को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई थी, हमारा वैयक्तिक वित्तीय व्यवहार वास्तव में कितना हमारा अपना फैसला है और कितना सिर्फ उस कहानी में एक भूमिका निभाना है जो हमारे जन्म से बहुत पहले लिखी गई थी।